स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 उत्सर्जन एवं निष्कासन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D पारदर्शी मानव शरीर है जिसमें दो चमकती हुई किडनियां यानी वृक्क दिख रहे हैं। और उनके नीचे की तरफ जाती हुई एक पाइपलाइन भी दिखाई दे रही है ना? बिल्कुल। तो पीडीएफ की पहली लाइन के अनुसार विभिन्न उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण प्राणियों के शरीर में लगातार कचरा जमा होता है। अच्छा, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, और इनके साथ जल और कुछ आयन जैसे पोटेशियम, फॉस्फेट और क्लोरीन भी। तो शरीर को बचाने के लिए इन अपशिष्ट पदार्थों का पूर्व या आंशिक निष्कासन बहुत ही आवश्यक है। अच्छा सर, यहाँ मुझे टेक्स्ट के आधार पर एक डाउट है। पीडीएफ में लिखा है पूर्व या आंशिक निष्कासन। तो क्या शरीर के लिए ये सभी पदार्थ हमेशा 100% हानिकारक ही होते हैं, या इनका कुछ हिस्सा शरीर में बचा रहना जरूरी भी होता है? बहुत ही बेहतरीन डाउट है मैम। असल में सब कुछ बाहर नहीं फेंका जाता। आंतरिक संतुलन, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, उसे बनाए रखने के लिए इनका आंशिक संचय भी शरीर में बहुत जरूरी होता है। मतलब पूरा सिस्टम खाली नहीं करना है, कुछ चीजें बैलेंस के लिए रोक कर रखनी है। समझ गई। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D कांच के 4 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स में पानी की एक बूंद है जो अमोनिया को दर्शा रही है, और दूसरे में एक डीएनए जैसा स्ट्रक्चर है जो यूरिया के लिए है, राइट? एकदम सही। तीसरे में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल रखे हैं और चौथे में अमीनो अम्ल के अणुओं की एक लंबी चेन है। तो अमोनिया के बारे में पीडीएफ क्या कहता है सर? पीडीएफ के मुताबिक अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है और क्योंकि ये बहुत घुलनशील है, इसके निष्कासन के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। मतलब जो जीव पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां, उभयचर और जलीय कीट, वही इसे विसरण द्वारा सीधे निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन स्थलीय आवास में पानी बचाने के लिए प्राणी कम विषैला यूरिया निकालते हैं, जैसे हम स्तनधारी, कुछ स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां। और यूरिक अम्ल, वो तो सबसे कम विषैला होता है ना? बिल्कुल, वो जल की न्यूनतम मात्रा के साथ बस एक पेस्ट के रूप में निकलता है। उदाहरण के लिए पक्षी, सरीसृप, स्थलीय घोंगे और कीट। और कुछ जंतु तो प्रोटीन पाचन से बना सीधा अमीनो अम्ल ही उत्सर्जित कर देते हैं। सर, पीडीएफ में एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है कि यूरिया का उत्सर्जन समुद्री मछलियों द्वारा होता है, जबकि जलीय जंतु अमोनिया निकालते हैं। दोनों पानी में है, फिर समुद्री मछलियों में ये अंतर क्यों? बहुत बारीक बात पकड़ी आपने। ये समुद्री खारे पानी के अनुकूलन के कारण होता है। अगर वो अमोनिया निकालेंगी तो ऑस्मोसिस से उनके शरीर का सारा पानी बाहर खारे समुद्र में खिंच जाएगा। ओह, इसलिए वो यूरिया बनाकर उसे शरीर में रोक लेती हैं ताकि उनका आंतरिक खारापन समुद्र के बराबर रहे। कमाल है ना? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D होलोग्राम हैं जिनमें अलग-अलग जंतु जैसे चपटा कृमि, केचुआ, कॉकरोच और झींगा अपने उत्सर्जी अंगों के साथ घूम रहे हैं। वाओ! तो शुरुआत चपटे कृमि यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस से करते हैं। हम्म, इनमें आदिवृक्क यानी प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। रोटिफर और सेफेलोकॉर्डेटा में भी यही मिलते हैं। फिर केचुए और अन्य एनालिड्स में ये नलिकाकार रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें वृक्क या नेफ्रिडिया कहते हैं। और जो तिलचट्टे या कॉकरोच जैसे कीट होते हैं, उनमें तो मैल्पी ही नलिकाएं होती हैं। सही कहा। और झींगा जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में हरित या श्रृंगक ग्रंथियां होती हैं जो उत्सर्जन का काम संभालती हैं। सर, इन सब जंतुओं में अंगों का आकार और नाम बिल्कुल अलग है, पर क्या इन सब का मुख्य काम सिर्फ शरीर का कचरा निकालना है, या ये पानी का संतुलन मतलब ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं? ये दोनों ही काम करते हैं मैम। कचरा भी निकालते हैं और शरीर के तरल पदार्थों का सटीक संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर मानव उत्सर्जन तंत्र का एक असली जैसा 3D मॉडल है, जिसमें पीले रंग की चमकती हुई लाइनें यूरिन के बहने का रास्ता दिखा रही हैं। ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, तो इंसान का उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से 4 भागों से बनता है, राइट? हाँ, सबसे पहले एक जोड़ी वृक्क यानी किडनियां, जो गहरे लाल भूरे रंग के मुख्य फिल्टर है। फिर वहां से निकलती हैं एक जोड़ी मूत्र नलिकाएं या यूरेटर्स, जो वृक्क के हाइलम से निकलकर मूत्र को नीचे लाती हैं, और फिर ये मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं। बिल्कुल, जो एक लचीली थैली है जहां मूत्र का अस्थायी भंडारण होता है। और अंत में होता है मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा,
जो इसे शरीर से बाहर निकालता है। सर, टेक्स्ट में मूत्राशय को अस्थायी भंडारण कहा गया है। इसका मतलब इसकी क्षमता सीमित है और एक समय बाद मस्तिष्क को इसे खाली करने का सिग्नल भेजना ही पड़ता होगा। एकदम सही। जब ये थैली भर जाती है तो इसकी दीवारों में खिंचाल होता है और वही नर्व सिग्नल्स दिमाग को तुरंत संदेश भेज देते हैं। तो अब किडनी के अंदर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है। एक किडनी को बीच से काटा गया है और अंदर छोटे छोटे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके डायमेंशंस क्या है सर? पीडीएफ के अनुसार लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। हाँ, और हाइलम के अंदर एक कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी या रीनल पेल्विस होती है, जिसके प्रक्षेपों को चूषक या किलिसिस कहते हैं। और किडनी के दो मुख्य भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट या कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश या मेड्यूला, है ना? बिल्कुल। मध्यांश जो है वो 10 से 12 शंक्वाकार उभारों में बटा होता है, जिन्हें मध्यांश पिरामिड कहते हैं, और इनके बीच में वल्कुट धसा रहता है। सर, मेरा एक डाउट है, तो ये जो बर्तीनी का स्तंभ या कॉलम्स ऑफ बर्टन है, ये असल में बाहर वाले कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है जो अंदर मेड्यूला के पिरामिडों के बीच में अपनी जगह बना लेता है? एकदम सही पकड़ा आपने मैम। ये बाहरी कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है जो पिरामिडों के बीच में एक सपोर्टिंग ढांचे की तरह धंस जाता है। अब इसके और अंदर जाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D सोने के रंग की बहुत ही सूक्ष्म और उलझी हुई पाइपलाइनों का एक जाल दिखाई दे रहा है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक किडनी में ऐसे कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख। यही वृक्क की असली क्रियात्मक इकाई है। इसके दो मुख्य भाग हैं, गुच्छ या ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका। ग्लोमेरुलस मतलब रक्त अपवाही धमनियों का वो जाल जो बोमन संपुट नाम की प्यालेनुमा संरचना से घिरा होता है। हाँ, और ये दोनों मिलकर मैल्फिजियन काय या वृक्क कणिका बनाते हैं। फिर नलिका शुरू होती है। पहले समीपस्थ संवलित नलिका यानी पीसीटी, फिर हेयरपिन के आकार का हेनले लूप, जिसमें अवरोही और आरोही भुजाएं होती हैं, और उसके बाद दूरस्थ संवलित नलिका यानी डीसीटी आती है, जो एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वृक्क कणिका, पीसीटी और डीसीटी बाहरी वल्कुट में होते हैं, जबकि हेनले लूप मेडुला के अंदर गहराई में स्थित होता है, और गुच्छ से निकलने वाली धमनी इन नलिकाओं के चारों ओर जाल भी बनाती है। सब पीडीएफ में साफ लिखा है कि हेनले लूप मेड्यूला में धसा होता है। क्या इस यू आकार के लूप का गहराई में जाना ही मूत्र को गाढ़ा या कॉन्सेंट्रेट करने का मुख्य कारण है? बिल्कुल मैम, इसका वो गहराई में जाना ही आगे के कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म की असली चाबी है। तो ये काम कैसे करता है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D एनिमेशन चल रहा है। पहले एक जाली से खून हाई प्रेशर पर छन रहा है, फिर एक स्पंज उसमें से पानी वापस सोख रहा है, और अंत में एक इंजेक्शन कुछ आयन अंदर डाल रहा है। वाओ, ये तो मूत्र निर्माण की तीनों प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। पहला चरण गुच्छीय निस्पंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन है ना? हाँ, यहाँ केशिका गुच्छ द्वारा उच्च रक्तदाब पर खून छनता है। 3 परतों से छनाई होती है, और निस्पंदन खांच या स्लिट पोर से प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारा प्लाज्मा छनकर आ जाता है। और पीडीएफ के अनुसार प्रतिदिन लगभग 100 लीटर निस्पंद बनता है। बिल्कुल, लेकिन फिर दूसरा चरण आता है, पुनः अवशोषण। इस 100 लीटर निस्पंद में से लगभग 99% हिस्सा वृक्क नलिका द्वारा वापस रक्त में सोख लिया जाता है। और तीसरा चरण स्रावण है, जहां नलिकाकार कोशिकाएं हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जैसे पदार्थों को सीधे निस्पंद में स्रावित करती हैं, ताकि आयनी और पीएच संतुलन बना रहे। एकदम सही। पर सर, मेरा एक डाउट है, अगर रोज 100 लीटर निस्पंद बनता है और 99% वापस अवशोषित हो जाता है, तो इंसान पूरे दिन में असल में कितना मूत्र शरीर से बाहर निकालता है? बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर। बाकी सारा का सारा पानी शरीर वापस खींच लेता है। और ये पानी कैसे खींचता है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D यू आकार की 2 ट्यूब्स हैं, हेनले लूप और वासा रेक्टा। और इनमें नीले और पीले रंग के कण, मतलब नमक और यूरिया, विपरीत दिशाओं में बह रहे हैं, है ना? हाँ, स्तनधारी जल बचाने के लिए अत्यधिक सांद्रित मूत्र बनाते हैं। इसमें प्रतिधारा प्रतिरूप या काउंटर करंट मैकेनिज्म का बड़ा रोल है, जहां दोनों ट्यूब्स में रक्त और निस्पंद का बहाव विपरीत दिशा में होता है।
तो हेनले लूप की आरोही भुजा सोडियम क्लोराइड का परिवहन करती है, जो वासा रेक्टा में चला जाता है। बिल्कुल। और यूरिया की कुछ मात्रा विसरण द्वारा हेनली लूप के पतले आरोही भाग में प्रवेश करती है, जो बाद में संग्रह नलिका द्वारा वापस लौटा दी जाती है। मतलब इस पूरे प्रोसेस से अंतराकाशी ऊतकों में उच्च सांद्रता बन जाती है, जिससे जल आसानी से वापस अवशोषित हो जाता है। सही कहा। और इसी वजह से मानव वृक्क प्रारंभिक निस्पंद की अपेक्षा 4 गुना अधिक सांद्रित मूत्र उत्सर्जित करते हैं। सर, पीडीएफ में ये 4 गुना अधिक सांद्र वाली बात बहुत अहम है। क्या इसी मैकेनिज्म की वजह से हम गर्मियों में कम पानी पीने पर भी डिहाइड्रेशन से तुरंत बच जाते हैं? बिल्कुल मैम, अगर ये यू शेप ट्यूब ना हो तो हम गर्मियों में चंद घंटों में ही डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D चमकता हुआ त्रिकोण है जो हमारे दिमाग, किडनी और दिल को आपस में जोड़ रहा है। ये वृक्क क्रियाओं के नियमन के लिए है ना? हाँ। हाइपोथैलेमस, जेजीए और एएनएफ। हाँ, सबसे पहले दिमाग का हाइपोथैलेमस। जब रक्त की परासारणीयता 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ऊपर जाती है तो पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन निकलता है, जो सीधे संग्रह नलिका में जल का पुनरवशोषण बढ़ाता है, और जैसे ही परासारणीयता नॉर्मल होती है, एडीएच घट जाता है। दिरकुन। और जब रक्तदाब या ब्लड प्रेशर गिरता है तब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर उपकरण या जेजीए सक्रिय होता है। ये मैक्युला डेंसा को उद्दीपित करता है। जिससे एल्डोस्टेरोन निकलता है और वो दूरस्थ कुंडलित नलिका से नमक और जल का अवशोषण बढ़ाकर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसे ही रेनिन तंत्र कहते हैं ना? सही कहा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाए तो हृदय की विशिष्ट कोशिकाएं एएनएफ स्रावित करती हैं, जो सोडियम और जल का अवशोषण घटाता है। सर, एक डाउट है। मतलब जेजे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है इमरजेंसी में, और हृदय का एएनएफ उसे कंट्रोल करके वापस सामान्य करने का काम करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। एकदम सटीक विश्लेषण मैम। एएनएफ असल में जेजे के रेनिन तंत्र पर एक रोधक या चेक की तरह काम करता है ताकि परफेक्ट संतुलन बना रहे। अब चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D मूत्राशय है, जिसमें से बिजली जैसी सिग्नल लाइनें सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी सीएनएस तक जा रही हैं। तो वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र इसी मूत्राशय में आकर भरता है, जिसे हम मूत्रण या मिक्टुरेशन कहते हैं। हाँ। और जब ये पूरी तरह भर जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से एक ऐच्छिक या वॉलंटरी प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन होता है और मूत्राशय अवरोधनी शिथिल हो जाती है और अंततः मूत्र बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, एक वयस्क प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र निकालता है, जो हल्का पीला और थोड़ा अम्लीय होता है, जिसका पीएच लगभग 6 होता है। और अगर मूत्र स्राव असामान्य रूप से बढ़ जाए तो उस स्थिति को डायूरेसिस कहते हैं, जो शरीर का परासरण नियंत्रण बिगाड़ सकता है। सही कहा। सर, पीडीएफ में ऐच्छिक संकेत या वॉलंटरी सिग्नल्स लिखा है, तो क्या इसका मतलब है कि छोटे बच्चों में ये नर्वस सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसीलिए वे यूरिन रोक नहीं पाते? बिल्कुल मैम, उनका नर्वस सिस्टम अभी दिमाग तक उन ऐच्छिक सिग्नल्स को ले जाने और लाने में पूरी तरह परिपक्व नहीं होता है, इसलिए वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D चमकता हुआ यकृत या लिवर है, जिसके अंदर एक गोल चक्र में 5 अलग-अलग केमिकल स्टेप्स घूम रहे हैं। ये यूरिया चक्र या ऑर्निथीन साइकिल है ना? जो यकृत में यूरिया का निर्माण करता है। हाँ, जो अमोनिया बनती है उसे यकृत कोशिकाएं पकड़ती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़कर कार्बामाइल फॉस्फेट बनाती हैं। फिर ये अमीनो अम्ल से क्रिया करके सिट्रुलिन बनाता है। फिर सिट्रुलिन एस्पार्टिक अम्ल से जुड़कर आर्जिनोसक्सेनिक अम्ल बनाता है। बिल्कुल, जो आगे टूटकर आर्जिनिन और फ्यूमेरिक अम्ल बनता है, और अंत में आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन टूटकर यूरिया और ऑर्निथीन बनाता है। सर, ये बहुत ही घुमावदार चक्र है। तो क्या इसी वजह से लिवर को हमारे शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि सबसे जहरीला अमोनिया यही यूरिया में बदलता है? एकदम सही। लिवर बहुत सारी ऊर्जा खर्च करके इस खतरनाक अमोनिया को सुरक्षित यूरिया में बदलता है ताकि किडनी उसे आराम से फिल्टर कर सके। अब चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D स्क्रीन 2 हिस्सों में बंटी है। एक तरफ सांस लेते हुए फेफड़े हैं और दूसरी तरफ पसीना छोड़ती हुई त्वचा का क्रॉस सेक्शन है।
मतलब वृक्क के अलावा भी शरीर में कई और उत्सर्जी अंग हैं जो इस काम में मदद करते हैं? हाँ, फेफड़े प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन के दौरान जलवाष्प शरीर से बाहर निकालते हैं। और यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो पित्त या बाइल का स्राव करती है, जो अपशिष्टों को मल के साथ निकालती है। बिल्कुल। और हमारी त्वचा में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं, श्वेत या स्वेद ग्रंथियां पसीने के रूप में जल, नमक और कुछ यूरिया निकालती हैं। और तैल ग्रंथियां या सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम के स्राव द्वारा कुछ स्टेरॉल व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करती हैं। सही कहा। सर, मेरा एक डाउट है, क्या पसीना आना सिर्फ शरीर को गर्मियों में ठंडा रखने का एक तरीका है या ये सही मायने में एक उत्सर्जी प्रक्रिया भी है? ये दोनों है मैम। तापमान नियंत्रण इसका प्राथमिक काम जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये नमक और यूरिया का कचरा बाहर निकालने की एक बहुत ही अहम उत्सर्जी प्रक्रिया भी है। तो चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक तरफ 3D डायलिसिस मशीन है जो खून को फिल्टर कर रही है और दूसरी तरफ एक स्वस्थ डोनर किडनी प्रत्यारोपण के लिए तैयार है। ये वृक्क के विकार एवं चिकित्सा वाले भाग के लिए है। जब वृक्क ठीक से कार्य नहीं करते तो रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं। हाँ, ये एक अत्यंत हानिकारक स्थिति है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस नामक कृत्रिम मशीन द्वारा किया जाता है। लेकिन वृक्क की पूर्ण क्रियाहीनता या फेलियर को दूर करने का अंतिम उपाय तो वृक्क प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट ही है, जिसमें एक स्वस्थ दाता की किडनी लगाते हैं। बिल्कुल सही। और पीडीएफ के अनुसार दाता मुख्यतः निकट संबंधी होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार ना करें। सर, प्रत्यारोपण में ये निकट संबंधी होने की शर्त सबसे अहम क्यों है? क्या ब्लड ग्रुप मैच होने पर भी किसी अजनबी की किडनी शरीर आसानी से स्वीकार नहीं करता? बहुत जरूरी सवाल है। दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम के पास अपने और पराये को पहचानने वाले बहुत ही सटीक सेल्यूलर मार्कर होते हैं। अजनबी की किडनी में ये मार्कर अलग होते हैं, तो इम्यून सिस्टम उसे दुश्मन समझकर रिजेक्ट कर देता है। निकट संबंधी में ये मार्कर काफी हद तक मैच कर जाते हैं, जिससे रिजेक्शन का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे शरीर का शुद्धिकरण तंत्र कितनी बारीकी और अकल्पनीय सटीकता से काम करता है।